क्या भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदली है? वेपन नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। एक टाइम था कि भई भारत को अगर कोई बोलता कि भई वेपन नंबर्स बढ़ा दो, तो बड़े शर्मनाक होते थे हम लोग कि भई नहीं, 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 ऐसे काम नहीं करने। ऐसा क्या हुआ कि अब बाहर की ऑर्गनाइज़ेशंस जो इन चीज़ों को देखती है, वो भी बोलते हैं भैया भारत के पास 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पहले तो वो 172 के आगे जाते नहीं थे, कोई 10, 12, 15 साल। अनऑफिशियली लोग बोलते हैं उससे कई ज़्यादा नंबर है, कई ज़्यादा, 50-60% ज़्यादा है, कई लोग बोलते हैं। वी डोंट नो एंड वी वोंट स अगर पता भी हो तो बोलेंगे नहीं। चक्कर क्या है? हैव वी चेंज्ड द पॉलिसी? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं, मुझे लगता है ये कौन सिपरी निकालता है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी का नंबर होता है शायद। तो वो उतना ही बोलता है जितना रिवील किया जाता है, उससे ज्यादा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक द अनऑफिशियल फिगर्स जो है इंडिया के, जो स्टॉक पाइल है, हो सकता है ये 190 या 200 जो बताया जा रहा है उससे काफी ज्यादा हो। दूसरी चीज है, न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव ऑफिशियली तो है नहीं अभी, बट एक जो इंडिया का एकदम एक अपोलोजेटिक डिफेंसिव पॉलिसी था कि नो फर्स्ट यूज, जो मतलब नहीं 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 हम कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा तो बहुत डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हुई है। हालांकि उसके ऊपर ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, पर थोड़ा सा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हुई है। डॉक्ट्रिनल शिफ्ट अगर हुआ भी है तो इसके कारण भी है क्योंकि जो आपके नेबरहुड सिचुएशन है वहां पे भी बदलाव हुआ है। और सरहद पार से भी कभी कभी सुनाई देती है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की, ये सब बैटलफील्ड रीजन में जो जो जिसका इम्पैक्ट थोड़ा मतलब जितना द एरिया, द स्पैन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो कम होता है, बट वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की कभी कभी इनडायरेक्ट थ्रेट्स भी आते हैं। सो आई थिंक समवेयर देयर हैज बीन अ शिफ्ट। तो बात देखिए, एक्चुअली ये ना, जो नंबर्स की बात होती है 180 190, उसको लेके बहुत आर्टिकल्स लिखा जाते हैं। अरे इंडिया का नंबर पहले जो होता था 160 है, पाकिस्तान का 170 है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन ऐसा एक चीज है ना, अगर किसी देश के ऊपर 20 मारा जाए तो उसके बाद उस देश का कुछ रहता नहीं। बेसिकली दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग। कितने नंबर से, बट हाँ, उसका एक और भी एस्पेक्ट है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जो एक्चुअल यूज यूटिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम द डेटरेंस, ये तो डेटरेंस, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस। अब डेटरेंस का वेपन इसलिए है, अगर आप देखें कि थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं कि अमेरिका वैसे ही देशों को अटैक करता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होता नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल बैक ऑफ द हैंड थंब रूल जो होता है ना, थंब रूल। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे ऊपर नाराजगी बहुत सारे वेस्टर्न देशों की है, ये क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन हाथ में नहीं होता तो बहुत कुछ हो जाता। क्या कुछ हो जाता या क्या कुछ हो सकता? मिडल ईस्ट इज ए ग्रेट एग्जाम्पल, वेनेजुएला इज ए ग्रेट एग्जाम्पल, बहुत सारे और भी देश है। हालांकि एक चीज तो दाद देनी पड़ेगी, जो बाहर से कोशिश करते रहते, उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहती है। जहां पे जंग से नहीं होता है वहां पे रेजिम चेंज दूसरे तरह की करने की वो कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करवाते हैं, कभी कभी कॉकरोचेस भेज देते हैं, बट दैट्स अनदर इशू फॉर अनदर डे। द रियल थिंग टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर वेपन, उनके दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि आपके जो वॉरहेड्स होते हैं, लार्जर नंबर ऑफ वॉरहेड्स, वो दर्शाता एक चीज है कि योर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जब बात आती है तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इज आल्सो अबाउट कि आपके न्यूक्लियर ट्रायड है कि नहीं। बेसिकली सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर ट्रायड ही यू नो डिसाइड करता है कि वेदर आपके पास वो कैपेसिटी है कि नहीं है। हो सकता है किसी देश के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड हो, बट अगर आपके पास डिलीवरी मैकेनिज्म अगर नहीं होता है, अगर आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम्स नहीं होता है, या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होता है, या फिर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होता, या फिर आपके पास ऐसे फाइटर प्लेन्स नहीं होते जिससे आप न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकते हो, अगर आपके पास सबमरीन्स नहीं होता है जिससे आप वो डिलीवर कर सकते हो एट अ वेरी स्टिल्थ, इन अ वेरी स्टिल्थ मैनर, तब उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये जो नंबर्स है, नंबर्स के तीन चार एस्पेक्ट्स है जिसके वजह से, हालांकि ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, बट फिर भी दिस नंबर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर 3-4 रीजंस। नंबर वन,
अगर आपके नंबर्स ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी है, एंड सेकेंडली यू हैव द रिजर्व ऑफ यूरेनियम, वो दर्शाता है जिसे आप बना सकते हो। और सो दैट इज वन। सेकेंडली, ये 190, जैसे मैं आपने भी कहा कि अनऑफिशियल फिगर्स माइट बी मोर, जितना जैसे जैसे इंडिया का सेकंड स्ट्राइक या थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे इंडिया के स्टॉक पाइल भी बढ़ सकता है। हालांकि इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होता है? अगर आपके देश के ऊपर बहुत बड़े तादाद में कोई अगर अटैक हुआ है, न्यूक्लियर अटैक हुआ है, देन डू यू हैव द एबिलिटी टू एक्चुअली गो अगेन फॉर एन अटैक, काउंटर अटैक और नॉट? तो इंडिया के अगर आप देखेंगे जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी आई है, वो तो काफी टाइम से है। फाइटर प्लेन, सम ऑफ द फाइटर प्लेन्स हैव बीन इम्प्रोवाइज्ड टू कैरी टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स। ये सबको पता है, ऑफिशियली अलग से बताने की जरूरत नहीं, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में ये सब अवेलेबल। और मैं कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं बोल रहा हूँ जो किसी को पता नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंडिया के पास है, एक तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल। थर्ड जिसके ऊपर काफी हद तक काम हुई है, वो है सबमरीन्स। इंडिया का जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आप देखेंगे इंडिया का अरिहंत क्लास जो जो सबमरीन्स है, जिनके 3 अभी दे आर ऑपरेशनल, फोर्थ हैज बीन लॉन्च्ड। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट 77 अल्फा है, प्रोजेक्ट 77 है, उसके ऊपर काम शुरू हुआ गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे, इंडिया ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में काफी बढ़ोतरी की है। तो मेरे लिए वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अ न्यूज देन द नंबर्स वेदर इट इज 200 और 180। जैसे मैंने कहा कि कोई भी, अगर मैं कोई एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, या नॉर्मल कॉमन सेंस फॉर एनीबॉडी जिसने वॉर स्टडीज की है, कोई भी देश के ऊपर अगर 10-20 भी पड़ जाए, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बट ये शोज कि इंडिया की कैपेसिटी है, वेयर इफ इट इज रिक्वायर्ड। देखिए जनरली आज के जमाने में, हालांकि अमेरिका रशिया के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल होता है अभी भी। वो कोल्ड वॉर के टाइम का कुछ और डॉक्ट्रिन्स होता था। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो पिछले 10-20 साल, मतलब फॉर द लास्ट 30 इयर्स जो डेवलप किया है, आज के जमाने में कोई बना के नहीं रखेगा, अगर जरूरत पड़े तो और भी बना लेगा। दैट इज द दैट इज द कैपेबिलिटी दे वर्क अपॉन। एक तो फिसाइल मटेरियल आप रिजर्व करके रखोगे, फिर उसके बाद यू एक्चुअली विल मेक इट, एंड देन आप उसको ऑपरेशनलाइज या यू विल एम्बेड इट विद अ डिलीवरी सिस्टम when the requirement comes, नहीं, not before that. But overall if you look at it, हाँ, इंडिया के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इंडिया के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, ये अगर बढ़ रहा है, that means India has somewhere changed a little approach when it comes to what is the purpose of your nuclear weapons. जाहिर है कि आपके न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बढ़ेगा, आपके अगर मिसाइल्स का स्टॉक पाइल बढ़ रहा है, आपके अगर नंबर ऑफ सबमरीन्स बढ़ रहा है, खास करके जो एसएसबीएन या एसएसबीएन होता है, जो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स, उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है, और उसके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स है। टैक्टिकल मतलब शॉर्ट रेंज होते हैं, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, वो दैट माइट बी बैलिस्टिक मिसाइल्स मोस्टली, but they would have nuclear weapons for a operational battlefield impact. So overall इसमें improvement तो आई है, there is no doubt, और that means that also means कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज इंपॉर्टेंट है ये समझना, अंत में ये कहूंगा कि ये सारे जो डेवलपमेंट इंडिया की हुई है, दैट हैज हैपेंड इन एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी डिनाइल। ये कोई आपको ये टेक्नोलॉजी देते नहीं। हो सकता है कि कुछ हद तक रशिया के तरफ से, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, certain amount of support कभी कभी होता है, but these things have been mostly developed indigenously in an era, in an environment of technology denial. So to that extent a lot of credit goes to the Indian scientists कि ये किया है। back to you. The main thing, excuse me, the main thing is that there is a focus on this particular thing. ठीक है, हमारे देश में एक वो हमेशा एक फीलिंग थी, नहीं यार हम तो करते नहीं है सब चीजें एंड ऑल दैट। इट्स नॉट दैट, वी डू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओनली थिंग इज इनके ऊपर खुले में बात नहीं होती है, राइट? इट्स नॉट स्पोकन अबाउट ओपनली एंड इट इज नॉट एडवर्टाइज्ड, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इफ यू नॉट बेसिकली एडवर्टाइजिंग इट, देन ऑब्वियसली पीपल डोंट हैव दैट परसेप्शन कि भाई हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है। हमारे पास एब्सोल्युटली ऐसी कैपेबिलिटी है, एंड वी गॉट a very very good nuclear command and control structure as well as a nuclear
deterrence capability. एक चीज यहाँ पर है, I mean, a lot of people say, what kind of weapons? Do we have plain simple nuclears? Do we have thermonuclear? Do we have tactical nuclear? I don't know what all categories are there. आजकल तो बड़ी सारी categories आ चुकी हैं. तो do we have all that, or is it just plain simple nuclear weapons? जनरली आज आज जो होता है ना, यू वुड हैव न्यूक्लियर वेपन बाय एंड लार्ज. अगर आप देखेंगे तो जैसे कन्वेंशनल मिसाइल्स की भी होती है, देयर विल बी टू. एक तो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे, जो दैट इज प्योरली यूज फॉर बैटलफील्ड पर्पस, जिसका स्पैन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा ना हो कि सिविलियन एरियाज में जाए. और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स, और जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आए किसी की देश में, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरा एक शहर को उड़ा दो. So these are the two things, two kind of categories that are generally there. फिर उसके बाद होता है कि जिसपे सबसे ज्यादा काम हुआ है probably in the last 20-30 years, in case of India also वो काफी काम हुआ है. That is where the actual proficiency lies. वो ये होता है कि आप to what extent you can miniaturize it to fit it into a मिसाइल. बहुत सारे देश है उनके पास, शायद ये ईरान के बहुत डेवलपमेंट शायद हुआ है. एक तो दे मे नॉट हैव रीच्ड दैट लेवल ऑफ, जिसको कहते हैं वो जो 93% लगता है, वहां तक हुआ नहीं है अभी तक. बट एट द सेम टाइम, डू दे हैव द कैपेसिटी टू मिनिएचराइज इट सो दैट यू कैन फिट इट ओवर अ बैलिस्टिक मिसाइल? वो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है. आप तो बना लोगे बॉम्ब, बट इट हैज टू बी ऑफ अ साइज दैट कैन फिट इनटू द वॉरहेड, जो एक स्पेसिफिक डायमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल, वेदर इट्स अ टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल. इंडिया के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, अगर कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर वो हुआ है, एक तो है कि इंडिया का जो पैसिफिस्ट अप्रोच था उसमें चेंज हुई है. डॉक्ट्रिनल शिफ्ट, पूरा एकदम डॉक्ट्रिन बदला है कि नहीं, वो कभी बाहर नहीं आएगा. बट यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन द अप्रोच. द अप्रोच हैज चेंज फ्रॉम अ पैसिफिस्ट टू अ फार मोर एग्रेसिव, जिसको कहते हैं डिफेंसिव ऑफेंस, या फिर ऑफेंसिव डिफेंस, सॉरी नॉट डिफेंसिव ऑफेंस, ऑफेंसिव डिफेंस. दैट्स वन. सेकेंडली, सबसे बड़ा जो चेंज आया है जहां पे, और जो जिसको विच इज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट, जिसको कहते हैं सॉरी, द बेंचमार्क ऑफ सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो होता है आपके सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल. तो सबमरीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, वो स्टील्थ होता है. खास करके अगर आपके न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं, they can stay underground for a long period of time. They can stay not underground, under the sea. वो visible नहीं होते हैं, and they can stealthily go very near to another country and then launch a submarine missile, submarine launch ballistic missile. तो इसमें ये जो सागरिका सीरीज का, सागरिका तो है शायद, I'm not mistaken, K5 and K15 का जो सीरीज है, और K6 के ऊपर शुद्ध डेवलपमेंट हो रहा है. दैट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड दैट अभी जितने सारे न्यू एज सबमरीन्स इंडिया के होंगे, that would be carrying those ballistic missiles. पहले का रेंजेस आई थिंक K15 का शायद 750 किलोमीटर था, K5 का शायद 3,500 किलोमीटर है, फिर K6 के ऊपर बात चल रही है. नॉट एग्जैक्टली श्योर कितना रेंजेस होगा, बट मोरली 3,500 के ऊपर होगा. दैट इज द एरिया देयर a lot of development has certainly happened. आज अगर उसको लेके बहुत ज्यादा बज है, इज बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर यू वुड सी कि इंडिया के पास चार, लिटरली अगर जो लॉन्च हुआ है, जिसका ट्रायल हो रहा है, उसको भी अगर आप पकड़ ले, तो यू वुड हैव 4 SSBNs loitering around in the Indo-Pacific region. तो 4 SSBN ऑब्वियसली वो कैरी तो कुछ कर ही रहा है ना, तो खाली तो नहीं जाएगा. सो दैट इज वेयर द एक्चुअल स्टोरी इज. एंड डेफिनेटली ये सबको कैसे क्वांटिफाई करोगे? हाउ डू यू क्वांटिफाई कि एक देश का ताकत बड़ी है? हालांकि इट्स एक्चुअली द नंबर्स गेम इज इन द मिसाइल्स जो डिलीवर करेगा, तो उसका एक क्वांटिफिकेशन होता है कि कितने सारे वॉरहेड्स आपके पास. तो इस हिसाब से ये 190, 180, 200 जो भी है मैटर करता है. बट आई रीटरेट, कोई भी देश में 15-20 पड़ जाए और कुछ रहता नहीं है. सो फ्रैंकली, इवन दो इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी, बट द मोर इम्पोर्टेंट स्टोरी इज ये 190 डिलीवर करने लायक इंडिया के पास फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट अप्रोच जो है फ्रॉम पैसिफिस्ट टू एग्रेसिव हो गया है, ऑफेंसिव हो गया है, that combination is more important than the number itself. Back to you. That is interesting. I think that is well put. Because it's the combination that matters more than anything else.
On that note, yeah, thank you so much. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do support the channel. Check out our description, join the groups, and we shall see you back with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.